चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका, चांद के साउथ पोल पर टच डाउन करना। इस सफलता को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर ने इस मिशन के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी। बहुत कम लोगों ने इसकी बात करी है कि चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या नई चीजें सामने आई। लेकिन ये डिस्कवरी सही में बहुत दिलचस्प है। आइए जानते हैं और समझते हैं आज की इस वीडियो में। तेईस अगस्त 2023 वो दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग करी। अगले दिन 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैम के जरिए नीचे उतारा अपने मिशन को शुरू करने के लिए। इसरो ट्विटर के जरिए हमें रेगुलरली अपडेट्स दे रहा था। 25 अगस्त के इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि कैसे प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से दूर जा रहा है। 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशन ली, जिसके बाद उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया, यानी उन्हें सुला दिया गया। लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि वो दोबारा जागेंगे। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि इन 12 दिनों में क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली गई। बात है 27 अगस्त की, जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने अपनी पहली रीडिंग ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम चांद की मिट्टी के टॉप सॉइल पर टेम्परेचर मेजर करना। ये समझना कि चांद के साउथ पोल पर तापमान कितना वेरी करता है। तापमान को नापने का काम चेस्ट पर लगा एक टेम्परेचर प्रोब करता है। चेस्ट पर खुद अपने 10 अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं और ये टेम्परेचर का प्रोब चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। जो यहाँ रीडिंग इसने ली है वो बहुत शॉकिंग थी हमारी राय में। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ ऑब्जर्व किया गया है कि चांद की मिट्टी में 1-1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाकर ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 8 सेंटीमीटर में इस ग्राफ में 0 to 80 मिलीमीटर की डेप्थ पर दिखा रखा है कि कैसे टेम्परेचर बदल रहा है। ये पहला ऐसा प्रोफाइल है जो चांद के साउथ पोल के लिए बनाया गया है। इसी दिन इसरो ने 2 फोटोज भी पब्लिश करी प्रज्ञान रोवर की, जब वो एक बड़े से गड्ढे से एक बड़े क्रेटर से सिर्फ 3 मीटर दूर था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि चांद पर इस क्रेटर का जो डायमीटर था वो करीब 4 मीटर के अराउंड था। हमारे साइंटिस्ट नहीं चाहते थे कि प्रज्ञान जाके इस गड्ढे के अंदर गिर जाए, तो इसकी वजह से उन्होंने प्रज्ञान का रास्ता बदल दिया। प्रज्ञान को वापस उल्टा होकर चलना पड़ा और इसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज आप देख सकते हो, जहां इसके पहियों का मिट्टी में ट्रैक दिख रहा है। प्रज्ञान पर लगे पैलूट्स की बात करें तो 28 अगस्त को लिप्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया चांद के साउथ पोल पर। यह पहली बार था कि चांद के साउथ पोल पर ऑन ग्राउंड जाकर इस चीज को कंफर्म किया गया, इसलिए इसे फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस लिप्स इंस्ट्रूमेंट को इसरो के साथ डेवलप किया बेंगलोर की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्शन सिस्टम में। इसका काम है चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों को कंपोजिशन एनालाइज करना, और जिस तरीके से ये काम करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हाई एनर्जी लेजर पल्सेस का इस्तेमाल करता है, यानी एक लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी पर जिसका तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है। चांद पर मौजूद मिट्टी के एक छोटे से एरिया में इस लेजर को टारगेट किया जाता है। वहाँ मिट्टी इस हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है, इसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा। 4 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस के बाद प्लाज्मा आता है। जब गैस को और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में डालो तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा से रोशनी निकलती है। अब ये जो रोशनी निकल रही है
जो लाइट निकल रही है इसके बारे में खास बात यह है कि ये अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर वो इन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को मेजर करता है और इसके बेसिस पर बता पाता है कि कौन सा एलिमेंट वहाँ मौजूद है चांद की मिट्टी में। यहीं से ये नाम आया लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन। लेजर के जरिए हमने ब्रेक डाउन किया वहाँ पत्थरों को या मिट्टी के पार्टिकल्स को, उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट किया और फिर उनसे निकलने वाली वेवलेंथ को हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मेजर किया। इसलिए ये हो गई लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यहाँ हम कहना चाहेंगे कि हमने चंद्रयान 3 के पिछले वीडियो में एक छोटी सी गलती करी थी। ये जो सारी एक्सप्लेनेशन हमने आपको दी हैं, हमने कहा था कि ये काम रामबा इंस्ट्रूमेंट करेगा, लेकिन एक्चुअली में ये काम रामबा नहीं बल्कि LIBS इंस्ट्रूमेंट करता है। रामबा भी प्लाज्मा को मेजर करेगा लेकिन लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन के जरिए नहीं। रामबा की बात आगे करते हैं वीडियो में। अब जरा इस ग्राफ को देखो, इसमें दिखा रखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान जो अलग अलग वेवलेंथ प्रोड्यूस होती हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट कौन से एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसलिए जो वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, हम इसे देखकर बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स मौजूद है चांद की मिट्टी में। यहाँ देखो एल्यूमिनियम है, Fe यानी आयरन है, Ti टाइटेनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, Cr यानी क्रोमियम भी है। नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नो पेट्रो बताते हैं कि रशिया और अमेरिका के अपोलो और लूना मिशन से 1970 के समय में भी सल्फर की प्रेजेंस देखी थी चांद पर, लेकिन फिर भी चंद्रयान ने जो खोज करी है यहाँ पर वो एक ट्रप मैटर्स एकम्प्लिशमेंट है, क्योंकि ये इन सितु फाइंडिंग से पहली बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है ऑन ग्राउंड। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल 2011 में नासा ने पाया था कि चांद पे टाइटेनियम की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने लूनार रिकॉनसाइंस ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया था। एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो चांद के चक्कर काट रहा था गोल गोल। चांद पर किसी चीज को उतार कर इसका एविडेंस नहीं पाया गया। सिमिलरली 2009 में एक जापानीज स्पेसक्राफ्ट ने भी यूरेनियम को डिटेक्ट किया था चांद पर, लेकिन लिप्स में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है वो कहीं ज्यादा और एडवांस है और ये पहली बार है कि सल्फर की डिस्कवरी यहाँ पर फॉर श्योर बताई जा रही है। और सल्फर के अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी कंफर्म किया गया है। आप पूछोगे ऑक्सीजन कैसे हो सकती है चांद पे? ऑक्सीजन दोस्तों एक्चुअली में मौजूद है चांद की मिट्टी और चांद के पत्थरों में। ये ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन के आइटम अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स हो गई जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के आइटम से बनती है। एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी और यूजेस के लिए। जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर एक परमानेंट बेस बनाए और वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो चांद के पत्थरों से ही उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी साल के 25 अप्रैल के साथ आर्टिकल को देखिए, नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार सॉइल सिमुलेंट, यानी नासा ऑलरेडी इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी है और ये ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा है चांद के सॉइल में कि बताया जाता है मून के टॉप सॉइल में ही इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक सस्टेन किए जा सकते हैं इस टॉप लेयर की ऑक्सीजन से ही। अब लिप्स से मिलता जुलता एक और पहलू है प्रज्ञान पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में एपीएक्सिस। लिप्स ने जहां पर रॉक्स और लूनर सॉइल को स्टडी किया, वहीं पर एपीएक्सिस मून के जनरल सरफेस के लिए है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। लिप्स लेज़र पल्सेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन एपीएक्सिस रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ करता है। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सारे प्रेसिस इंस्ट्रूमेंट और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स को जाता है। स्पेशली उन सारे इंजीनियर्स को डेडिकेट किया जाता है जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए।
एपीएक्सिस अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे डालता है सरफेस के सैंपल पर। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव डीके के दौरान होते हैं, तो इसका मतलब है कि एपीएक्सिस में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स हमेशा रहता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है कैरी करता है अपने साथ। जब ये अल्फा पार्टिकल और एक्सरे जाकर चांद के सरफेस के आइटम से इंटरेक्ट करते हैं, तो सरफेस पर मौजूद मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और वो खुद एक्सरे इमेटिंग करने लगते हैं। फिर ये सरफेस से निकलने वाली एक्सरे को एपीएक्सिस से डिटेक्टर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहीं से ही इसका नाम भी आया है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगर आप प्रोसेस समझ जाओगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं तो इनके नाम याद रखने हमेशा आसान रहेंगे। अब आते हैं हम विक्रम लैंडर पर। 31 अगस्त को इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी रामा फंक्शनिंग पर। रामा विक्रम पर लगा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव ओनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिप्स की तरह इसका काम भी प्लाज्मा को एनालाइज करना है। इसका सेकंड पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।